कल की क्लास में हमने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पढ़ा था। आज हम आम आदमी बीमा योजना पढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो आम आदमी बीमा योजना है ना, ये छोटा सा योजना है। ठीक, तो मैं आम आदमी बीमा योजना के साथ साथ एक और योजना को आज करा दूंगी। जो हमारा जो सिलेबस है उसमें मैंने आपको यूनिट 2 में जो जो योजनाएं हैं वो मैंने आपको बताया था सिलेबस, जब मैंने उसका डिस्क्राइब किया था। तो ठीक है, तो उस सिलेबस में अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना मैंने आपको नहीं बताया था यूनिट 2 के अंतर्गत, पर उसको हमको यूनिट 1 में ऑलरेडी पढ़ना ही है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, देखिए, जो आम आदमी बीमा योजना है और जो अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना है, ये दोनों योजना लगभग लगभग सिमिलर है। ठीक, तो मैं इन दोनों योजना को ना साथ में ही करा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना जाए, क्योंकि इसमें जो वित्त पोषण है, सेम अटल खेतिहर बीमा योजना के अंतर्गत भी वही वित्त पोषण आएगा, वही प्रीमियम राशि आएंगी, वही लाभ रहेगा। तो इसलिए मैं ये दोनों को एक साथ आप लोगों को बता रही हूँ। एक ही जगह पे नोट करेंगे तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आम आदमी बीमा योजना। ये जो आम आदमी बीमा योजना है, ये प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2007 को। 2 अक्टूबर 2007 को कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये शिमला से प्रारंभ हुआ था। देखिए, ये जो योजना है भारत सरकार के द्वारा ना ग्रामीण भूमिहीन परिवार के लिए या उनको बीमा देने के लिए जीवन बीमा निगम के सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया है 2 अक्टूबर 2007 को, और स्टार्ट किया गया था इसको शिमला से। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में ये कब प्रारंभ किया गया था? तो 1 फरवरी 2009 को छत्तीसगढ़ में इसका शुरुआत किया गया था, या छत्तीसगढ़ में ये लागू हुआ था। ठीक है, फिर देखिए, चूँकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि भारत सरकार जो है इस योजना को किनके सहयोग से प्रारंभ की थी, तो भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से प्रारंभ की थी, है ना। तो बीमा कंपनी के अंतर्गत कौन सी आ जाएंगी? भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी ही आएंगी इसकी बीमा कंपनी में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत पात्रता क्या है, जो सदस्य होते हैं ना उनकी पात्रता क्या क्या होती है। तो इसमें पहला है परिवार का जो प्रमुख है, परिवार का प्रमुख या परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो सदस्य है ना वो ग्रामीण भूमिहीन परिवार का प्रमुख होना चाहिए या फिर उस परिवार का रोजगार करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति इसके लिए पात्र होगा। दूसरा देखते हैं, सदस्य या आवेदक की आयु 18 से 59 के बीच होनी चाहिए, 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मतलब जो सदस्य इसमें बोला जा रहा है, जो आवेदक है जिनको आम आदमी बीमा योजना का लाभ मिलेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इनकी जो आयु है ये 18, मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 59 होना चाहिए, 18 से आपका 59 वर्ष के बीच होना चाहिए। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडीओ 2017 में ऑलरेडी इसलिए से मतलब उनका जो एज है ना कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना एज होना चाहिए, इससे क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसके अंतर्गत सदस्य जो हैं वो बीपीएल सर्वे में चिन्हांकित परिवार के सदस्य होने चाहिए। वो जो सदस्य है जिसको आम आदमी बीमा योजना का अगर उनको लाभ मिल रहा है तो वो कैसा होना चाहिए? बीपीएल सर्वे में चिन्हांकित परिवार का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट को एक बार फिर से देख लीजिए। जो आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच जो मैं बताई हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप अगर एप्लीकेशन देंगे कि आपको तभी तो उस बीमा का योजना का लाभ मिल पाएगा, है ना। तो हर एक चीज़ के लिए वहाँ पे, जैसे अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो उसमें कुछ कुछ जो दिया गया रहता है आपको वो फिल करना रहता है, जैसे उसमें आपका एज कितना है, आपका उसमें मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ता है किसी किसी में, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अगर आप उनको बता रहे हो कि आपका एज मिनिमम 18 वर्ष है और मैक्सिमम 59 वर्ष है, तो क्या प्रूफ है कि आपका एज सच में ऐसा है? कि आपके बताने पे वो मान जाएंगे? क्या नहीं मानेंगे, तो उसके लिए आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा अपने एज का। ठीक है, तो जो एज का प्रूफ है उसके लिए क्या क्या चीज़, कौन कौन सा जो प्रमाण पत्र है वो मान्य रहेगा, तो उसके लिए रहेगा राशन कार्ड। ठीक है, या आपका जन्म प्रमाण पत्र भी देख सकते हैं, या वोटर आईडी में भी रहता है ना एज, या फिर आपका पहचान पत्र भी हो सकता है। ठीक है, या विद्यालय प्रमाण पत्र जो होता है वहाँ पे भी एज रहता है ना। तो अगर आपको सपोज पूछ दिया जाएगा कि आयु प्रमाण के लिए क्या क्या चीज़ें मान्य हैं, तो उसके अंतर्गत आप बता सकते हैं राशन कार्ड, या फिर जन्म प्रमाण पत्र बोल सकते हैं, वोटर आईडी, या फिर पहचान पत्र। ठीक है, या विद्यालय प्रमाण पत्र, इसको याद रखिएगा।
फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वित्त पोषण। तो इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण है ये 50-50 डिसाइड किया गया है, 50%, 50%। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रीमियम। प्रीमियम या इसी को प्रावधान बोला जाता है। मतलब जो आम आदमी बीमा योजना है इसके अंतर्गत जो प्रावधान है, जो लाभार्थी हैं उनको किस प्रकार का लाभ मिलेगा, कितना रुपए का लाभ मिलेगा, ये इसके अंतर्गत बताया जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो लाभार्थी है उनको प्रति वर्ष 200 रुपये दिया जाता है। ठीक है। उनके अकाउंट में 200 रुपये डाला जाता है। ठीक। तो ये जो है देखिए 200 रुपये इसमें डिसाइड किया गया है, लेकिन जो 200 रुपये है उसमें भारत सरकार का 100 रुपये रहेगा और राज्य शासन की तरफ से भी 100 रुपये इसमें दिया जाता है। ठीक है। किनको दिया जाता है? ये जो 200 रुपये है ये है LIC को जाता है। ये जो पैसा है LIC के पास जाता है और आपका चूंकि वहाँ पे LIC में खुद का बीमा रहता है, मतलब आपके अकाउंट में उसके आपके बीमा के लिए वो जाता है 200 रुपये। ठीक है। 100 रुपये जिसके तहत भारत सरकार देती है और राज्य शासन के द्वारा भी वही 100 रुपये का दिया जाता है। ठीक। और याद रखिएगा इसमें कि जो लाभार्थी है जिनको बीमा का लाभ हो रहा है या जो हितग्राही है, ठीक है, उनको कोई भी भुगतान इसमें नहीं करना पड़ता, उनको ज़ीरो बैलेंस देना पड़ता है, उनको अपने तरफ से एक भी रुपये नहीं लगाना पड़ता। जो लगाती है एक केंद्र सरकार लगाती है और एक राज्य सरकार लगाती है। ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं दावा हित लाभ। देखिए ये दावा हित लाभ, या इसको हित लाभ भी बोल सकते हैं आप या सिर्फ लाभ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो दावा हित लाभ का मतलब ये है कि चूंकि ये बीमा है तो आपको अगर सपोज के लिए क्लेम करना है या जब आपको वो बीमा का लाभ कब प्राप्त होता है, जब सपोज मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके पश्चात ही अगर आम आदमी, चूंकि यहाँ पे आम आदमी बीमा योजना बोला गया तो आदमियों का बीमा होता है, पर्सन का बीमा होता है ना, तो उनको जब अगर उनकी सामान्य मृत्यु हो जाती है, कभी दुर्घटना में सपोज उनका मृत्यु हो जा रहा है या वो विकलांग हो जा रहे हैं ना, तो उसके तहत उनका जो बीमा हुआ रहता है तो पर्टिकुलर उनको एक राशि दी जाती है। ठीक है। तो यही बोला गया है कि एक दावा हित लाभ, मतलब अगर आपका बीमा है तो आप दावे के साथ कह सकते हो कि आपको वो लाभ मिलेगा ही। ठीक है। इसी को दावा हित लाभ बोला गया है। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि सामान्य मृत्यु होने पर जो बीमा का लाभ है वो किस प्रकार से दिया जाएगा, और अगर दुर्घटना हो रही है तो दुर्घटना के हिसाब से बीमा का लाभ कैसे दिया जाएगा। तो देखिए जो सामान्य मृत्यु है, सामान्य मृत्यु होने पर इसको ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो बीमा का जो लाभ है ना, ये कब मिलेगा? बीमा की अवधि समाप्त होने से पहले। ठीक है। जो बीमा चल रहा है उसकी अवधि अगर वो जब तक वैलिड है तब तक ही उस योजना का लाभ मिल सकता है ना। तो बीमा की अवधि समाप्त होने से पहले यदि किसी व्यक्ति की सामान्य तरीके से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो सामान्य तरीके से अगर मृत्यु होती है तो उसको 30,000 रुपये का लाभ दिया जाएगा। 30,000 रुपये की राशि उनको बीमा के तहत दी जाएगी। ठीक है। जो नामांकित व्यक्ति हैं उनको उनके नाम पर दिया जाएगा। और यदि दुर्घटना सपोज दुर्घटना में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 75,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगर उसी दुर्घटना में वो स्थायी रूप से या पूर्ण रूप से अपंग हो जा रहे हैं, है ना, पूर्ण रूप से अपंग कहने का मतलब ये है सपोज उनका दोनों हाथ काम नहीं कर रहा है, उनका दोनों हाथ खत्म हो चुका है ना, या उनका दोनों पैर नहीं रहा है, इस टाइप का, इनको पूर्ण अपंग बोलते हैं। मतलब जिसके अपंग होने के बाद जिनको कुछ कार्य नहीं, जिनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में भी 75,000 रुपये की राशि दी जाएगी। और अगर अस्थायी विकलांगता है या आंशिक अपंगता है, ठीक है, तो उनको 37,500 रुपये की बीमा लाभ उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं शिक्षावृत्ति। देखिए शिक्षावृत्ति में क्या होता है कि जिस व्यक्ति के नाम पर बीमा रहता है, ठीक है, उस व्यक्ति के अगर 2 बच्चे हैं, अगर 2 से ज़्यादा भी बच्चे हैं, ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 बच्चों को ही शिक्षावृत्ति दिया जाएगा। अगर 2 से 3 बच्चे हो गए, सपोज 3 बच्चे 4 बच्चे जिनके भी हैं, है ना, तो उसमें से सिर्फ 2 बच्चों को दिया जाएगा और बाकी के जो 2 बच्चे हैं या 1 बच्चे जो बच रहे हैं उनको इसके तहत कोई शिक्षावृत्ति नहीं दी जाएगी। केवल और केवल 2 बच्चों को ही, मैक्सिमम 2 बच्चों को शिक्षावृत्ति दी जाएगी। तो कैसे बच्चों को शिक्षावृत्ति दी जाएंगी? जो 9वीं से 12वीं स्तर में पढ़ रहे हैं,
ठीक है। उनको प्रति माह 100 रुपये की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है। और ये छात्रवृत्ति किनके द्वारा दी जाती है बोला जाएगा तो भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा दी जाती है उनके बच्चों को, ठीक है। अब 100 रुपये की दर से पर मंथ आप 100 रुपये की दर से इनको दिया जा रहा है, लेकिन ये जो दे रहेगा वो कैसे रहेगा, 6 माही या उसको अर्धवार्षिक बोल सकते हैं हम, ठीक है। कैसे 6 माही या अर्धवार्षिक, मीन्स उनको स्कॉलरशिप देने के लिए पर मंथ नहीं बुलाया जाएगा। जैसे 1 मंथ कंप्लीट हो गया तो उनको 100 रुपीज़ दे दिए, फिर 1 मंथ कंप्लीट फिर 100, ऐसा नहीं किया जाएगा। इनको जो है 1 जुलाई से 1 जनवरी के बीच 6 माही रूप से दिया जाएगा। मतलब 1 जुलाई को दे दिए, 1 जनवरी को दे दिए, ऐसा 6 मंथ तक का पूरा एक साथ। जैसे 1 मंथ में 100 रुपीज़, मतलब 6 मंथ में कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 600 रुपीज़, है ना। तो उनको 600 रुपीज़ एक बारी में दिया जाएगा। फिर वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि उनको 1 साल का कंप्लीट करना है, तो फिर उस 6 महीने कंप्लीट होने के बाद के फिर नेक्स्ट वाला जो 6 महीना रहेगा उसमें पूरे 6 महीने का एक साथ उनको दिया जाएगा। इस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं इसकी उपलब्धियां। देखिए, इस योजना के अंतर्गत 3,61,073 भूमिहीन परिवारों को उनका बीमा किया गया है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये यहाँ पे आपका आम आदमी बीमा योजना ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट करते हैं अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना। देखिए, ये जो योजना है ये प्रारंभ हुआ रहता है 25 दिसंबर 2013 को, ठीक है। मतलब अगर देखिए यहाँ पे प्रदेश में 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि भूमि धारक जो ग्रामीण या खेतिहर मजदूर हैं, है ना, उनके लिए राज्य शासन के द्वारा इसको अटल खेतिहर बीमा योजना को लागू किया गया था। और किनके सहयोग से लागू किया गया था बोला जाएगा तो भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से इसको लागू किया गया था, ठीक है। कब लागू किया गया था, 25 दिसंबर 2013 को। वही चीज़ यहाँ पे भी है बीमा कंपनी के बारे में, जैसे कि मैंने आपको आम आदमी बीमा योजना में बताया था, इसकी जो बीमा कंपनी रहेंगी वो भारतीय जीवन बीमा निगम रहेंगी। फिर देखते हैं हम लोग इसके तहत हितग्राही की पात्रता देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, बीपीएल श्रेणी तथा उसके आसपास के खेतिहर परिवार इसके अंतर्गत शामिल होंगे, ठीक है। सदस्य की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, जो खेतिहर मजदूर हैं, है ना, जो खेतिहर मजदूर जो 2.5 एकड़ या उससे कम कृषि भूमि धारक हैं, जिनके पास 2.5 एकड़ है खेत है या उससे कम कृषि भूमि वाला खेत है, ठीक है, तथा दूसरों की कृषि भूमि में भी मजदूरी करने जो करते हैं, है ना, उनको इसके तहत हित मिलेगा। मतलब वो हितग्राही होंगे, उसके लिए पात्र होंगे ये, ठीक। अब ये देखते हैं कि पात्र होंगे तो हम लोगों ने देख लिया, अब कौन कौन से व्यक्ति इसके अंतर्गत पात्र नहीं होंगे। तो इसके अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा संचालित अन्य बीमा योजना के हितग्राही इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे या उनको इस बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, वो इस बीमा योजना के लिए हितग्राही नहीं होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका वित्त पोषण। जैसे आम आदमी बीमा योजना के लिए मैंने बताया था केंद्र राज्य का 50-50 अनुपात में बांटा गया है, तो यहाँ पे भी वही रहेगा, ठीक है। इसकी जो प्रीमियम राशि है ये भी सेम आम आदमी बीमा योजना के ही जैसे रहेंगी, इसमें जो लाभ मिलेगा वो भी उसी के जैसे रहेगा, ठीक है। शिक्षा वृत्ति भी सेम उसी के जैसे रहेंगी। यहाँ पे बस एक लाइन याद रखिएगा आप लोग, जैसे 9वीं से 12वीं तक का जो 9वीं से 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा वृत्ति दी जानी थी, है ना। तो यहाँ पे 9वीं से 12वीं तक के जो मैक्सिमम 2 बच्चे हैं उनको शिक्षा वृत्ति दी जाएगी, या फिर जो आईटीआई में अध्ययनरत जो बच्चे हैं, है ना, अध्ययनरत बच्चे हैं जो आईटीआई में पढ़ते हैं उनको इस योजना के तहत शिक्षा वृत्ति दी जाएंगी, ठीक है। देखिए 9वीं से 12वीं या फिर आईटीआई वाले बच्चे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर देखते हैं इसके तहत इसकी उपलब्धि क्या क्या है। अच्छा, जो शिक्षा वृत्ति है ना सेम उसी टाइप से दिया जाएगा, जैसे 6 माही अर्धवार्षिक रूप में जो देते हैं ना 1 जुलाई से 1 जनवरी के बीच, ये सेम उसी प्रकार से दिया जाएगा इसमें भी, ठीक है। अब आ जाइए इसकी उपलब्धि में। तो देखिए 13.54 लाख हितग्राहियों की बीमा के लिए 2,69,26,922 रुपये, फिर से रिपीट करती हूँ मैं, 2,69,26,922 रुपये का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को किया गया है इसके तहत,
ठीक है। ये यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है आम आदमी बीमा योजना और अटल खेतीहर मजदूर बीमा योजना। ठीक है। अगर आपको इसका कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, आपको उस चीज़ को फिर से बताया जाएगा। और अगर इससे पहले के जितने भी जो ग्रामीण विकास के वीडियो हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।